बात करते हैं उत्तर प्रदेश की योगी फोर्स की, क्योंकि योगी की डिक्शनरी में अपराधियों के खिलाफ माफी जैसा कोई शब्द नहीं है और अपराध किसी बेटी बहन के साथ हो तो सजा का प्रावधान ऐसा है जिसे देखकर अपराधियों का दिल दहल जाए। फतेहपुर सीकरी के कासिम उर्फ मिर्ची के साथ योगी फोर्स ने यही किया। कासिम ने एक बेटी के साथ हैवानियत की और फरार हो गया। ये भूल गया कि राज योगी का है। योगी फोर्स ने 12 घंटे में कासिम का हिसाब पूरा कर दिया। लंगड़े कासिम की पूरी लाइफ जेल में कटने वाली है। तारीख 2 मई 2026, वक्त दोपहर के करीब 1 बजे, जगह फतेहपुर सीकरी। सूरज आग का गोला भरा फतेहपुर सीकरी के अकबरी महलों वाले झरोखे से बरस रहा था। सुकून की थोड़ी सी छांव में हिंदुस्तान की विरासत देखने पहुंची बिटिया पर्यटन स्थल को निहार रही थी। सब कुछ सामान्य था, कहीं कोई हलचल नहीं, लेकिन दूर खड़ा भेड़िया इस बिटिया की ताक में था। जैसे ही मौका मिला झपट्टा मार वो कसमसाई, फिर चिल्लाई। नाखूनों से भेड़िए को चीर फाड़ देने की कोशिश, लेकिन वो दो थी और बेटी अकेली पड़ गई। फतेहपुर सीकरी की धधकती दोपहरी बिटिया की जिंदगी में रात बनकर सदा के लिए उतर गई। इज्जत तार हो। फतेहपुर सीकरी में बलात्कार की खबर जंगल में आग की तरफ फैली। पूरे इलाके में रेप की वारदात के बाद सनसनी फैल गई। लोग योगी फोर्स की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे। गुस्सा, आक्रोश जायज। रेप उस राज्य में हुआ था जहां की सरकार बेटी की सुरक्षा के लिए अपराधी को जहन्नुम भेजने की गारंटी के साथ काम करती है। और अगर किसी गुंडे ने कुछ दुस्साहस किया तो उस गुंडे के लिए अगले चौराहे पर यमराज उसका टिकट काटने के लिए जरूर बैठा होगा। पुलिस एक्शन में फतेहपुर सीकरी से आगरा तक बलात्कार के आरोपी को दबोचने के लिए जाल बिछा दिया गया। घटना से सदमे में आई पीड़िता सीधे थाना फतेहपुर सीकरी पहुंची थी। अपराधी का हुलिया पीड़िता की आंखों में कैद था। पुलिस ने अपराधी का स्केच बनवाया। घटना स्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। गाइड, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों से पूछताछ होने लगी। रेप के आरोपी की तलाश में पुलिस ने पूरे इलाके को मथ लिया, लेकिन वो हाथ नहीं आ रहा था। पुलिस ने एक्शन का मोड चेंज किया। पीड़िता के बताए हुलिये से आरोपी की शिनाख्त कराई गई। पहचान होने के बाद आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस टीम लगाई गई। रात करीब 12 बजे आरोपियों की लोकेशन उदेरा गांव के पास मिली, जहां कासिम उर्फ मिर्ची को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गया। कब तक भागेगा कासिम का साथी? अपराध के दौरान भले ही अपराधी ये भूल जाए कि राज योगी का है, लेकिन उसके बाद योगी फोर्स का पकड़े जाने पर तरीका उसे जरूर याद रहता है। 24 घंटे के अंदर कासिम का हाफ एनकाउंटर हो गया। अब शायद यही अंजाम कासिम के भगोड़े साथी के साथ हो, क्योंकि योगी फोर्स ऐसे अपराधियों का शर्तिया इलाज करती है। तो किसी गरीब का, किसी कमजोर का, किसी निरीह का, किसी बहन बेटी के लिए संकट बनेगा, सरकार उसके जीवन के लिए संकट बन जाएगी। फतेहपुर सीकरी में हुए बलात्कार की घटना को डिटेल में समझिए। क्या हुआ था विश्व विख्यात इस फतेहपुर सीकरी में 2 मई को दोपहर 1 बजे। शनिवार को 19 साल की एक छात्रा फतेहपुर सीकरी स्मारक में घूमने आई थी। उसे वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस हुई तो एक निर्जन जगह पर चली गई। उसके पीछे पीछे कासिम और मिर्ची और उसके साथी भी चले आए। छात्रा को अकेला पाकर कासिम ने उसके साथ दुष्कर्म किया, जबकि उसका साथी उसकी निगरानी में लगा रहा। इसके बाद दोनों छात्रा को बदहवास हालत में छोड़कर भाग गए। आरोपी कासिम ने
फतेहपुर सीकरी स्मारक के अंदर छात्रा के साथ बलात्कार किया, जिसके बाद छात्रा की शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज हुआ और इस मुकदमे में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। पीड़िता ने उस वक्त की शर्मसार कर देने वाली आप बीती सुनाई की जब वो टॉयलेट कर रही थी तो दोनों मोबाइल से उसका वीडियो बना रहे थे। इसके बाद उसे धमकाने लगे, जबरन उसके साथ एक ने दुष्कर्म किया और दूसरा उसकी निगरानी करता रहा। एक अज्ञात युवक द्वारा युवती के साथ रेप किया गया है। उक्त अभियुक्त को बाद मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया है। वह आगे की आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। पुलिस ने आरोपी कासिम उर्फ मिर्ची के पास से 315 बोर का तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मुठभेड़ में आरोपी कासिम घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कासिम एनकाउंटर वाली गोली से सिर्फ जख्मी हुआ है, लेकिन उसके भगोड़े साथी के साथ भी क्या यही होगा, या कासिम की तरह उसके साथ हाफ एनकाउंटर नहीं फुल एनकाउंटर होगा? और क्या खेत से तरबूज तोड़ने जैसी मामूली सी बात पर कोई किसी बच्चे की हत्या कर सकता है? शायद आपका जवाब ना में हो, लेकिन आगरा में ऐसा हुआ। 13 साल के एक बच्चे को 2 कट्टरपंथियों ने तरबूज तोड़ने के बदले चाकुओं से गोद दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। हिंदू मुस्लिम आमने सामने आ गए। अब उस बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए बुलडोजर एक्शन की मांग हो रही है। इस मां के दर्द को सुनिए, इसकी वेदना को देखिए। कट्टरपंथियों ने इसके 13 साल के लाल को सिर्फ एक तरबूज के लिए मार दिया। खेत में नाबालिग बच्चे की लाश पड़ी है, पास में थैले में तरबूज भी है, एक धारदार हथियार भी है। अवनी की बेरहमी से हत्या का संगीन इल्जाम नफरती रियाजुद्दीन और सिराजुद्दीन पर है। बच्चे की इतनी बेरहमी से हत्या की गई है कि डेड बॉडी की तस्वीर आपको दिखा भी नहीं सकते हैं, लेकिन मौत की कहानी सुनकर आप दहल जाएंगे। एक आंख निकली हुई है, सिर को कुचला गया है, चेहरे पर चाकू से कई वार है, शरीर और गले पर भी चाकू के निशान हैं। जैसे हिंदू बच्चे की हत्या की खबर गांव में फैली, पूरे इलाके में तनाव फैल गया। हिंदू सड़क पर उतर गए। ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता देख हालात को संभालने के लिए 10 थानों से योगी फोर्स को मोर्चा संभालने के लिए ग्राउंड पर उतरना पड़ा। तब जाकर पुलिस ने किशोर के शव को कब्जे में लिया, लेकिन इसके बाद भी हिंदुओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ। ग्रामीण पुलिस की गाड़ी के सामने आ गए। सोचिए, क्या कोई एक तरबूज के लिए किसी की जान ले सकता है? लेकिन यूपी के आगरा के बसई जगनेर क्षेत्र के सोनी खेड़ा गांव में ऐसा हुआ है। वो भी अपने ही खेत में तरबूज तोड़ने पर कट्टरपंथियों ने मासूम को मौत के घाट उतार दिया। डेड बॉडी के पास बेसुध होकर पिता रो रहा है, दूसरी तरफ माँ और भाई बहन बेसुध पड़े हैं। इन्हें नहीं पता था कि रियाजुद्दीन और सिराजुद्दीन के दिल में हिंदुओं के प्रति इतनी नफरत भरी है कि वो उसके बेटे की जान ले लेंगे। पिता नरेश कुशवाहा गांव में ही रहने वाले रियाजुद्दीन और सिराजुद्दीन को बटाई पर खेत दिए थे और उसी खेत से औनी तरबूज तोड़ने गया था, लेकिन फिर लौट कर नहीं आया। वो तरबूज के खेत पर गया था। उन्होंने तरबूज के माध्यम से आरोप लगा के उसकी हत्या कर दी, चाकू से गोद कर। और हमें न्याय चाहिए, और जाति का मुसलमान है। आरोपी मूल रूप से मेरठ के बताए जा रहे हैं और 2 साल से नरेश कुशवाहा की खेत में बटाई पर खेती कर रहे थे। पुलिस का दावा है कि उसने 2 संदिग्धों को पकड़ लिया है, लेकिन अब अवनी हत्याकांड के बाद हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा है। हिंदू संगठनों का दावा है कि इस हत्याकांड में 2 से ज्यादा कट्टरपंथी शामिल हैं और कट्टरपंथियों को नहीं पकड़ने पर हिंदू संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। तो अब आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर उतारने की भी मांग उठने लगी है। आगरा में हिंदू लड़के की हत्या के बाद से पूरे इलाके में तनाव है। योगी फोर्स भी अलर्ट पर है। हिंदू मुस्लिम टकराव की आशंका को देखते हुए फोर्स तैनात कर दी गई है। कभी भी आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में माफिया के खिलाफ सीएम योगी की मुहर जारी है।
इस मुहिम का ताजा शिकार बाराबंकी में एक ड्रग माफिया हुआ है, जो बीते 28 सालों से युवाओं की नसों में नशे का जहर उतार रहा था। योगी फोर्स ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए इस ड्रग माफिया को 6 करोड़ की उसकी संपत्ति एक झटके में सीज कर दी। यही नहीं, उसकी कई और संपत्तियों पर भी कुर्की की तलवार लटक गई है। माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं और फिर कोई माफिया बनने का प्रयास करेगा तो मिट्टी में मिलने की तैयारी भी करेगा। किसी भी गुंडे को और किसी भी माफिया को उत्तर प्रदेश की धरती में पनपने नहीं देंगे। योगी सिर्फ चेतावनी नहीं देते, बल्कि अगर अपराधी अपनी हरकतों से बाज ना आए तो उस चेतावनी पर अमल भी करते हैं। बाराबंकी में यही तो हुआ। हथौड़े की ये एक एक चोट उस माफिया के नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने की मुनादी है, जो यूपी के युवाओं की नसों में ड्रग्स का जहर घोल रहा था। नाम मिसबाहुर रहमान उर्फ अज्जन, निवासी टिकरा मुर्तजा गांव, काम 25 सालों से ड्रग्स का कारोबार। सीएम योगी ने इसी मिसबाहुर रहमान उर्फ अज्जन और उसके नेटवर्क पर बड़ी चोट की है। मिसबाहुर रहमान की पत्नी के नाम शहर के बीचों बीच स्थित 6 करोड़ की कीमत वाली उसकी संपत्ति को सीज कर दिया गया है। मिसबाहुर रहमान उर्फ अज्जन, जो विगत 28 वर्षों से मार्फिन की तस्करी में लिप्त था, ड्रग माफिया की यह संपत्ति सीज एवं फ्रीज किए जाने का आदेश पारित किया गया है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच एनडीपीएस एक्ट के तहत न सिर्फ बाराबंकी जिले में बल्कि पूरे जोन में यह पहला एक्शन हुआ है। अज्जन की पत्नी नगमी खातून के नाम दर्ज इमारत कुर्क कर ली गई। 558.70 वर्ग मीटर में बनी इमारत को प्रशासन ने सीज कर दिया। सीज की गई इमारत की कीमत 6 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। नायब तहसीलदार प्रियंका शुक्ला के साथ कोतवाल संतोष कुमार सिंह ने मुनादी करा के ड्रग माफिया अज्जन की संपत्ति को फ्रीज और सीज कराया। इस प्रॉपर्टी की कीमत लगभग 6 करोड़ से ऊपर है और ये लगभग 6000 स्क्वायर फीट में फैली हुई है। बाराबंकी पुलिस पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि आगे भी ड्रग में संलिप्त जितने भी व्यक्ति हैं उन पे प्रभावी कार्रवाई करते हुए उनकी भी कमर तोड़ते हुए उनकी भी प्रॉपर्टी सीज करें। अब आपको ड्रग माफिया मिसबाहुर रहमान उर्फ अज्जन की क्राइम कुंडली के बारे में भी बता देते हैं। अज्जन 28 सालों से गिरोह बनाकर सूबे में नशे के कारोबार को अंजाम दे रहा था। अज्जन के खिलाफ बाराबंकी और लखनऊ में 2 दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अज्जन पर एनडीपीएस, गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किए जा चुके हैं। अंतर जनपदीय गैंग IR 09 में अज्जन को सूचीबद्ध किया गया है। अज्जन जिला स्तर पर ड्रग माफिया घोषित किया जा चुका है। कुख्यात तस्कर अज्जन थाने का HS भी है, जिसपे लगभग 2 दर्जन से अधिक मुकदमे लखनऊ और बाराबंकी में पंजीकृत हैं। वर्तमान में ये पिट NDPS एक्ट के अंदर बाराबंकी जेल में 1 साल के लिए निरुद्ध है। बाराबंकी में योगी सरकार ड्रग्स माफिया पर प्रहार कर रही है, तो गुजरात में भी योगी मॉडल के जरिए अपराधियों की कमर तोड़ी जा रही है। गुजरात सरकार ने भावनगर में अलीम मद तैयब सेठ नाम के हिस्ट्री शीटर के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया। तैयब के पूरे अवैध साम्राज्य को तहस नहस कर दिया गया। तैयब ने कई जगह सरकारी जमीनों पर कब्जा जमा रखा है, लेकिन अब उसे योगी वाली दवाई का डोज दिया जा रहा है। योगी ने अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो लकीर खींची है, देश के तमाम राज्य उसे फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। गुजरात के भावनगर का बुलडोजर एक्शन भी उसी की नजीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी का बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर कब्जाधारियों पर कहर बनकर टूट पड़ा है। अंदर बुलडोजर का कोई खौफ नहीं है। इस बार बिना आवंटन भाईजान का करोड़ों के फ्लैट पर कब्जा। यहाँ पर बनी ये आवास योजना पिछले लंबे वक्त से खाली पड़ी हुई थी, अलॉटमेंट नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने खुद से इन मकानों पर कब्जा कर लिया। भाईजान का ऐलान,
कब्जा नहीं हटाएंगे। मुसलमान सब आवाज लगा रहा है कि हम खाई नहीं करेंगे, सब खाली करेंगे, पढ़ेंगे। यही बोल के गए तब 15 दिन के अंदर अंदर खाली कर दिए। आपको भी बोला है क्या खाली करने 15 दिन के अंदर? हाँ नहीं, हम लोगों को नहीं रहता, क्योंकि हम लोगों को डीएम साहब लाए। सब खाली होंगे, सब। कौन मुसलमानों को बोला है? हाँ, मुसलमानों को। हाँ, मुसलमान खाली करो, सब खाली करो, खाली करो, मुसलमान। ये काशीराम आवास कॉलोनी है, लेकिन इस कॉलोनी पर बाबा का बुलडोजर बहुत जल्द चलने वाला है, क्योंकि बिना अलॉटमेंट ही भाईजान ने इसे अपना समझ लिया। मियां भाई ने खाली फ्लैट देखी तो कब्जा जमा लिया। मायावती की जब सरकार थी तब ये जो आवासीय योजना थी इसको लाया गया था, खासकर गरीब लोगों के लिए। ज़्यादातर लोग जो है कि खास विशेष समुदाय के वो यहाँ पर आके रहने लगे और उन्होंने इन पर जो है एक तरीके से अवैध कब्जा कर लिया। न कोई लिखा पढ़ी, न किराए की झंझट, न ही ये कोई रैन बसेरा है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ भाईजान अवैध कब्जा कर सालों से रह रहे हैं। संभल के चंदौसी में मौजूद काशीराम आवास कॉलोनी में कुल 108 मकान हैं। इनमें से 35 हिंदू परिवार रहते हैं, जबकि 20 मुस्लिम परिवार रहते हैं। कुछ को घर अलॉट किए गए हैं तो कुछ कब्जा जमा कर बैठे हैं। ये आपको अलॉट हुआ है, आप यहाँ पे रह रही हैं इस मकान में, किस तरीके से? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा जैसे जिसका जैसे हम परदेश नहीं या कुछ भी है, मजबूरी में इंसान जो आ रहा है वो मतलब रह रहा है इसमें। आपको भी बोला है कि यहाँ से 15 दिन में खाली करने के लिए? जी, हमको ही बोला था, सबको बोला था। बिना सरकारी अनुमति के आप कहीं पे भी जाके रहना तो ये गलत है? गलत तो है, लेकिन ये है कि मजबूरी है इंसान की। जब ये खाली पड़े हैं, सब लोग रह रहे हैं, तो मजबूरी इंसान कहीं ना कहीं तो रहेगा ना। अवैध कब्जे का खुलासा तब हुआ जब डीएम और एसपी छेड़खानी और क्राइम के शिकायत के बाद काशीराम आवास कॉलोनी का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। जो अवैध कब्जेदार हैं उनको खाली किया जाएगा। पहले भी खाली कराया गया, खाली कराने के बाद ताला तोड़ करके घुस गए हैं, उन पे एफआईआर होगी और एफआईआर के बाद उनको वापस बाहर निकालने की तैयारी। संभल जिला प्रशासन भीख से सीख अभियान चला रहा है और इसी अभियान के तहत सड़क पर भीख मांगने वाले बेघरों को यहाँ पर घर अलॉट किया गया था, लेकिन भाईजान उन्हें परेशान करने लगे। इसके बाद परेशान लोग डीएम के पास अपनी गुहार लेकर पहुँच गए। यहाँ पर आप लोगों को डीएम खुद ही लेके आए थे क्या फाटक पे? हाँ जी, डीएम साहब लेके आए, उन्हीं के माध्यम से हम यहाँ तक आ पाए। डीएम साहब ने कहा था। क्या कहा था? डीएम साहब हमको खुद छोड़ गए, सबको पूरे परिवार को अपना कॉलोनी खाली पड़ी है, अपना उसमें बसर करो, अपना कमाओ खाओ रहो। इससे पहले भी इस कॉलोनी में भाईजान के अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चल चुका है। जनवरी में भी 50 फ्लैट को खाली कराया गया था, जिसके अंदर अवैध तरीके से भाईजान कब्जा करके रह रहे थे। लेकिन कब्जाधारियों की हिम्मत तो देखिए, कुछ दिन के अंदर ही घर का सील तोड़ दिया और फिर से कब्जा जमा लिया। लेकिन ये भूल गए कि यूपी में योगी की सरकार है और यहाँ कब्जा पॉलिटिक्स काम नहीं करती है। कब्जा कोई भी करेगा, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। जहाँ अवैध कब्जा वहाँ योगी का बुलडोजर और यूपी के संभल में भाईजान के अवैध कब्जे की सफाई बाबा का बुलडोजर बीते 2 सालों से कर रहा है। बुलडोजर ने भी ठान लिया है, जब तक संभल अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाएगा तब तक बुलडोजर रुकने वाला नहीं है। प्रमोद शर्मा, संभल, ज़ी मीडिया। दिल्ली के विवेक विहार में आग लगने के बाद 9 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अग्निकांड के बाद कई लोगों के सिर्फ कंकाल मिले। हादसे के पीछे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, तो वहीं चश्मदीद एसी में हुए ब्लास्ट को हादसे का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि दिल्ली में 4 मंजिला इमारत लाक्षागृह कैसे बनी? देखिए इस पर ग्राउंड रिपोर्ट। आग की भयावह लपटें और आसमान में उठता काले धुएं का गुबार। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली के विवेक विहार इलाके की।
जहां बीती रात 4 मंजिला इमारत में अचानक आग लग गई। बस फिर क्या, चंद मिनटों के अंदर ही आग तेजी के साथ फैल गई और उसने देखते देखते 4 मंजिला इमारत के ऊपरी हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। विवेक विहार में हुए अग्निकांड ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि इस हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोग जलकर राख हो गए, जिसमें 1.5 साल का मासूम बच्चा भी था। इसी बिल्डिंग में रहते हैं मयंक? हाँ जी। तो क्या हुआ था, कितने बजे की घटना? लगभग 3:30 बजे हमारे बेल बजा। हाँ। तो कि आग लग गया, भैया ने जिनके आग लगा वही उन्होंने आके बेल बजाया था। तो एकदम तुरंत हम बिल्डिंग से बाहर आए, हमने सब एमसीबी डाउन करी, फायर ब्रिगेड को फ़ोन करा, आईजीएल में फ़ोन करा कि सब पाइपलाइन वगैरह बंद हो जाए। बट आग इतनी ज़्यादा फैल गई थी कि वो बढ़ती चली गई, कंट्रोल में नहीं हो पाई। तो कितने लोग अभी इस घटना में? लगभग यही 8 से 9 जन बता रहे, इतने हो गए ऊपर। किसी ने इस हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया, तो किसी ने एसी में हुए ब्लास्ट को। लेकिन जब जी न्यूज की टीम ने इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों से बात की, तो पता चला कि विवेक विहार की ये 4 मंजिला इमारत शॉर्ट सर्किट के चलते लाक्षागृह में तब्दील हुई। इनका ये कहना है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। 3:30 बजे के करीब समय मयंक था और 3:30 बजे के करीब ये आग लगी, शॉर्ट सर्किट से लगी है। और जब आग बहुत तेजी से फैली तब जाके एसी का कंप्रेसर फटा है और आग की वजह से फटा है। और कोई महिलाएं भी, बच्चे भी थे उसमें? हाँ, 3rd फ्लोर पे अंकल आंटी, उनका बेटा, बहू और उनका पोता था। और उसमें से कोई नहीं बचा। अच्छा। हाँ। और कितना बड़ा बच्चा था? 1.5 साल का लगभग। तो निकल नहीं पाए, भागने का? निकल पाए। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक सुबह करीब 3:47 पर आग लगने की सूचना मिली थी। लिहाजा फायर ब्रिगेड की 6 से 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची। 4 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान बिल्डिंग में फंसे 10 से 15 लोगों का रेस्क्यू किया गया। मृतकों के शव बिल्डिंग के अलग-अलग फ्लोर से बरामद किए गए। इस कंडीशंस में बॉडी थी कि आप ये भी नहीं बता सकते कि लेडीज है या जेंट्स है, जल चुकी थी। और ये धन्यवाद करना चाहिए हमें फायर ब्रिगेड का, धन्यवाद करना चाहिए दिल्ली पुलिस का, जिन्होंने फ्रंट से कम 20-22 लोगों को बचाया। और जो पीछे बैक साइड में 2nd फ्लोर पे थे 5 लोग थे फैमिली के। एक फैमिली तो लेटी हुई थी, एक लेडीज हो गई, जेंट्स तो मुझे नहीं पता, वो बेड पे लेटी हुई रही। इसका मतलब पता नहीं लगा कब आग लगी। और एक बच्चा, एक लेडीज माँ ही 100% होगी, एक बच्चा 1.5 साल का जो बता रहे हैं, ऐसे मैंने खुद देखा, उसने ऐसे बच्चे को पकड़ा हुआ था और पूरी बॉडी जली हुई थी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस 4 मंजिला इमारत में सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं किया गया, क्योंकि बिल्डिंग में इतनी भीषण आग लगी और उसमें रहने वाले लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी। तो आपको बता दें कि विवेक विहार इलाके में मौजूद इस इमारत में कुल 8 फ्लैट थे, जिनमें से 6 फ्लैट आग की चपेट में आए और वो सारे फ्लैट इमारत के पिछले हिस्से की तरफ से, जहां से निकलने का रास्ता भी नहीं था। ये देखिए मेरे पीछे ये जाल लगा हुआ था, जिसकी वजह से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जी न्यूज में देख रहे हैं। ये जाल लगा दिया था ये प्रोटेक्शन के लिए, चोरी रोकने के लिए, लेकिन जान चली गई। अब आप सोचिए ये लोहे का बार लगा के चोरी रोकने के लिए, ये डेंस, ये बहुत संकरी गली है, इसमें से कोई चोरी ना हो जाए फ्लैट्स में, इसकी सुरक्षा के लिए इंतजाम किए गए थे। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है इमारत के पिछले हिस्से में खिड़कियों और बालकनी में लोहे की ग्रिल और रॉड लगी थी, जिससे रेस्क्यू में दिक्कत आई। इतना ही नहीं, मृतकों के रिश्तेदारों ने यह भी बताया कि कुछ फ्लैट्स में डिजिटल लॉक भी लगे थे, लिहाजा शॉर्ट सर्किट के बाद डिजिटल लॉक ब्लॉक हो गए, जिससे लोग फ्लैट से बाहर नहीं निकल पाए। तो डिजिटल लॉक थे, वो लॉक है ना, खुल नहीं पाए। अच्छा, डिजिटल लॉक था अंदर। ये देखिए इंदौर में भी इस तरह की घटना हुई थी। एक ईवी चार्जिंग मशीन में आग लगी थी, वो फटा और डिजिटल लॉक, कमरा बंद हो गया और बाहर नहीं निकल पाए। आग लगी। आपका नाम क्या है? अनिल जैन जी हैं। इनके रिश्तेदार यहाँ पर, एक बच्चा छोटा, 2 और उनके जो उस बच्चे के मदर फादर थे। डिजिटल लॉक हो गया, आग लगते ही कमरा बंद हो गया, यही कह रहे हैं अनिल जी? 2nd फ्लोर से 2 बच्चों को कुदाया भी गया। 2 लड़कियां थी मेरे साले साहब की, तो उन्होंने अपने दोनों लड़कियों को नीचे कुदाया भी, तो वो दोनों सेफ है, बच गई हैं। हाँ जी। मतलब हाई सिक्योरिटी ही मौत की सबसे बड़ी वजह बन गई और विवेक विहार में मौजूद ये इमारत लाक्षागृह, जिसमें से निकलने का रास्ता ही नहीं बचा। वहीं इस हादसे को देख हर कोई सन्न है, क्योंकि हाल ही में दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 29 अप्रैल की सुबह एक 15 मंजिला अपार्टमेंट में भीषण आग लगी थी, जिसकी तस्वीरें भी बेहद भयावह थी। दिल्ली से अनुराग मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सवाल यही कि बंगाल में अब की बार किसकी सरकार बनेगी? इस सवाल का जवाब अब से कुछ घंटे बाद देश को मिल जाएगा।
ममता बनर्जी सत्ता में वापसी करती हैं या आपकी बार बंगाल में कमल खिलता है? ईवीएम से निकले नतीजे कल क्लियर कर देंगे, लेकिन उसके पहले बंगाल का हर काउंटिंग सेंटर छावनी में तब्दील हो चुका है। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं और ये सब इसलिए क्योंकि बंगाल का चुनावी रक्त चरित्र इस बार भी रिपीट ना हो। बंगाल में अगले 5 साल के लिए दीदी या दादा, किसका गड़ेगा तंबू? चंद घंटों बाद जी न्यूज पल पल का हर अपडेट आप तक पहुंचाएगा। उसके पहले कोलकाता के विधान नगर में स्ट्रांग रूम के बाहर तंबू लगाने को लेकर टीएमसी बनाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जो बवाल हुआ, उसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। विधान नगर के स्ट्रांग रूम के बाहर बवाल रात करीब 11:30 बजे शुरू हुआ। दोनों पार्टी स्ट्रांग रूम के बाहर बीजेपी ऑफिस में झंडा लगाने के लिए विवाद पर भिड़ गए। बीजेपी कैंप ऑफिस में टीएमसी का झंडा लगा दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर टीएमसी के झंडे हटवाए और रात 1:30 बजे तक पूरा हंगामा शांत हो पाया। विधान नगर में हालात इस कदर बिगड़े कि हंगामे और बवाल को काबू करने के लिए सुरक्षा कर्मियों को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। इस कॉलेज के ठीक सामने आपको इधर बीजेपी का झंडा दिखेगा, बीजेपी के कैंप्स दिखेंगे, पूरे रास्ते में आपको सुरक्षा बल आपको तैनात दिखेंगे, सेंट्रल फोर्सेस हैं, बंगाल पुलिस लगातार मुस्तैद दिख रही है। और यहाँ पर ये जो बीजेपी के झंडे आप देख रहे हैं, इधर ठीक राइट साइड में कैंप आपको टीएमसी का दिख रहा है। स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए अंदर तो जो एजेंट्स हैं वो रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कार्यकर्ताओं को रखा गया है। दिन होते होते विधान नगर स्ट्रांग रूम के बाहर और पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई, लेकिन बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता रात से दिन तक वहीं डटे हुए हैं। उधर से फ्लैग लेके आ गए, इधर हमारा ये टेंट पे। तो ये जगह तो आपको असाइन की गई ना? साइन किया है। तो यहाँ झंडे क्यों लगा रहे थे? इधर कब्जा करने वाले थे, उनका इरादा था ये भी कब्जा करेंगे। नहीं, वो हम लोग नहीं, ऐसा नहीं था। नहीं सर, वो लोग तो झूठ बोल रहा है, सभी तो झूठ बोल रहा है। वो लोग हार गया, इसलिए सब झूठ बोल रहा है अभी। सिर्फ कोलकाता में ही बवाल नहीं हुआ, पश्चिम बंगाल का 24 परगना इलाका भी काउंटिंग से पहले टीएमसी की गुंडागर्दी का गवाह बना। उत्तर और दक्षिण 24 परगना के दोनों जगहों पर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हिंसा के निशाने पर आए। उत्तर 24 परगना के नोआपाड़ा में बीजेपी नेता कुंदन सिंह के घर पर फायरिंग से सनसनी फैल गई। स्कूटी से आए बदमाशों ने कुंदन सिंह के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की। कुंदन सिंह बीजेपी के नेता के साथ साथ इलेक्शन एजेंट भी हैं, इसलिए पार्टी आरोप लगा रही है कि तृणमूल के गुंडों ने काउंटिंग से पहले डराने के लिए इस तरह की फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। दक्षिण 24 परगना के कैनिंग में भी बीजेपी सपोर्टर्स को निशाना बनाकर उनके घर पर हमला किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पर हमले और तोड़फोड़ के साथ मारपीट का भी आरोप है। यहां भी बीजेपी ने तृणमूल पर डरकर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया है। इससे पहले शुक्रवार को भी स्ट्रांग रूम को लेकर बड़ा विवाद सामने आया था। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बिना अनुमति स्ट्रांग रूम खोला गया और इसे कई बार खोला जा चुका था। पार्टी नेताओं ने प्रशासन से शिकायत की, जिसके बाद 6 अधिकारियों के निलंबन की बात भी सामने आई थी। इस वक्त पूरे देश की निगाह पश्चिम बंगाल पर टिकी है। दीदी के 15 सालों के राज का समापन होता है या नहीं, बंगाल में कमल खिलता है या नहीं, उसके पहले बंगाल का चुनावी रक्त चरित्र रिपीट ना हो, लिहाजा हर काउंटर सेंटर को 3 टियर सुरक्षा कवच से लैस किया गया है। हर स्तर पर सख्त निगरानी है। पहला घेरा बाहरी सुरक्षा कवच, काउंटिंग सेंटर से करीब 100 मीटर तक सुरक्षा घेरा फैला हुआ है। दूसरा घेरा पहचान की कड़ी जांच, दूसरे स्तर पर सीएपीएफ यानी केंद्रीय अर्धसैनिक बल तैनात है, जहां दस्तावेजों का सत्यापन किए बिना किसी को भी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। तीसरा घेरा सबसे सख्त सुरक्षा, सबसे संवेदनशील और हाई सिक्योरिटी जोन, यानी यहां एंट्री सिर्फ उन्हीं को जिनके पास क्यूआर कोड आधारित फोटो आईडी कार्ड है।
कि यहाँ पर इस वक्त धारा 163 लागू है, यानी कि 5 लोगों से ज्यादा यहाँ पर लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं न केवल सीएपीएफ की तैनाती है, सीएपीएफ के पास यहाँ पर आप देख पाएंगे कि बहुत ही एडवांस वर्जन AK-47 है। राइफल के अलावा कोई भी अगर यहाँ पर इस तरह की घटना होती है जिससे निपटना पड़े, उनके पास पूरे इंतजामात हैं। भवानीपुर, जहां से ममता बनर्जी उम्मीदवार हैं, यहां स्ट्रांग रूम की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। 200 मीटर के दायरे में किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए यहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है ताकि काउंटिंग से पहले स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रहे। कोलकाता से हार्दिक दवे और आयुष सूर्यवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर के 26 दिन बीत चुके हैं। इन 26 दिनों में दोनों करीब 3 बार एक दूसरे को समझौते की शर्तें सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक नतीजा ढाके 3 बार। अब ट्रंप ने ईरान को हमले की नई धमकी दे दी है। इस बीच ईरान भी युद्ध की तैयारी में जुट गया है। हॉर्मुज में ईरान ने स्पीड ड्रोन बोट्स को उतार दिया है। मतलब कभी भी मिडिल ईस्ट में फिर से मिसाइलों की बारिश शुरू हो सकती है। कहने को अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर, कहने को ईरान और अमेरिका के बीच समझौते को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन युद्ध विराम के 26 दिन बाद भी समझौता नहीं हो पाया है। ईरान अमेरिका से हॉर्मुज की नाकेबंदी को खोलने की मांग पर अड़ा हुआ है, तो ट्रंप ईरान पर परमाणु समझौता करने के लिए दबाव डाल रहे हैं, लेकिन कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद दोनों के बीच समझौते को लेकर अंदर खाने ही बातचीत चल रही है। अमेरिका ने ईरान के सामने 9 नई शर्तें रखी हैं, तो ईरान ने 14 शर्तों का ड्राफ्ट ट्रंप को भेजा है, लेकिन ईरान की शर्तों को देखकर ट्रंप भड़क गए। ट्रंप ने तो ईरान पर फिर से मिसाइलों की बारिश की धमकी तक दे दी है। ईरान ने युद्ध विराम का जो नया ड्राफ्ट भेजा है, उनमें से 8 मांगे सबसे अहम है। नौसैनिक नाकेबंदी समाप्त करना, सैन्य कार्रवाई के खिलाफ गारंटी देना, सीमावर्ती क्षेत्र यानी खाड़ी देशों से अमेरिकी सैनिकों की वापसी, जब्त की गई संपत्तियों को छोड़ना, अमेरिकी हमले में हुए नुकसान की भरपाई, अमेरिकी प्रतिबंधों से पूर्ण छूट, लेबनान सहित सभी मोर्चों पर लड़ाई रोकना, साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए एक नया समझौता। अमेरिका सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए अभी भी 60 दिन का समय मांग रहा है, जबकि ईरान 30 दिनों के भीतर सभी मुद्दों को सुलझाने पर जोर दे रहा है। पेट्रोल डीजल गैस के दामों में बढ़ोतरी से पाकिस्तानी अभी उबरे भी नहीं थे कि अब पाकिस्तान में प्याज की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में 1 किलो प्याज की कीमत 250 रुपए से 280 रुपए तक बताई जा रही है, और ठीक इसी तरह मछली के दामों में भी बम्पर इजाफा हुआ है। आखिर कैसे प्याज और मछली ने मुनीर की नींद उड़ा दी है, ये रिपोर्ट भी देखिए। पाकिस्तानियों की तो मानो किस्मत ही फूट गई है। तभी तो पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली के दामों की बढ़ोतरी के बाद अब पाकिस्तान में प्याज के दाम भी आसमान छू रहे हैं। 1 किलो प्याज की कीमत 250 रुपए के पार जा चुकी है। पड़ोसी मुल्क में महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है। लोग इस कदर बेहाल हैं कि अब वो खुलेआम शहबाज सरकार और उसकी नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सब कुछ महंगा हो चुका है। पेट्रोल, डीजल से लेकर खाने पीने के सामानों के दामों में कई गुना तक इजाफा हो रहा है। कल तक पाकिस्तानी महंगाई से लाल हो चुके टमाटर का रोना रो रहे थे, लेकिन अब प्याज पाकिस्तानियों को खून के आंसू रुला रहा है। कराची से लाहौर तक, इस्लामाबाद से पेशावर तक हर सब्जी मंडी में प्याज के दाम आम लोगों की पहुंच से बाहर जा रहे हैं। पाकिस्तान में संकट से प्याज, टमाटर जैसी सब्जियों का ही नहीं है, बल्कि मछली के दामों में भी भारी बढ़ोतरी का भी है। पाकिस्तान में चिर्रा मछली की कीमत 750 रुपए प्रति किलो हो चुकी है। वहीं बिना कांटे वाली मली मछली का दाम करीब 900 रुपए किलो है, जबकि सबसे ज्यादा बिकने वाली महाशीर मछली 1200 रुपए किलो बिक रही है। खाने पीने की इन चीजों की आसमान छूती कीमतों ने गरीब खस्ताहाल पाकिस्तानियों का जीना मुहाल कर दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि फिलहाल पाकिस्तान में यह संकट खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस मुल्क में शहबाज मुनीर जैसे हुक्मरान हो, वहां बदहाली के सिवाय और कुछ हो भी नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।